नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में भारत की भूगोल। और जिसमें आज हम लोग एपिसोड 2 डिस्कशन करने वाले हैं। और हम सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को बता दें कि अब जो एपिसोड नंबर 2 इसमें पूरा का पूरा आपका नदी सिस्टम यानी कि रिवर सिस्टम है। जैसे कि हम अगर बात करें रिवर में, सबसे पहले हम देखिए 3 तरह से हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो पहला आपका सिंधु अपवाह तंत्र होगा, पूरा सिंधु नदी से रिलेटेड जितनी उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पहले हम लोग कवर करेंगे। सेकंड हम लोग आएंगे गंगा, ठीक है, गंगा नदी का गंगा अपवाह तंत्र पूरा, उसकी गंगा कहाँ से आई है, भगीरथी हो गया, अलकनंदन, अलकनंदा, अलकनंदा की पूरी सहायक नदी वो कहाँ से कौन से ग्लेशियर से निकली है। उसके बाद यमुना उसकी सहायक बनेगी। उसके बाद हम उसको उत्तराखंड में लेकर के चलेंगे, उत्तराखंड से फिर हम उसको यूपी लेके चलेंगे, उसके बाद हम बिहार लेके जाएंगे, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से हम उसे बांग्लादेश में लेके जाएंगे। और इसी क्रम में आप जब से कोई बिहार स्पेशल दोगे या यूपी स्पेशल दोगे, तो यूपी में जैसे उस गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा जब यूपी पे एंट्री कर रही होती है तो कौन से प्लेस में सबसे पहले उसकी एंट्री होती है। उसी प्रकार गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां यूपी में है। बिहार में जब आएगी तो बिहार में वो कहाँ पे एंट्री कर रही है, बिहार में वहाँ पे कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ, बिहार स्पेशल वालों के लिए, झारखंड स्पेशल। फिर उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी का डिवीजन हो जाता है एक हुगली नदी से, जिसके बगल में आपकी कलकत्ता स्थित है। अब जितने नगर स्थित है आप अलग से जैसे स्टैटिक जीके में याद करते हो, वो सारा कुछ मैं देखिए वो सारा कुछ जो है वो सारा कुछ आपका इस रिवर सिस्टम में ही कवर हो जाएगा कि कौन सी सिटी, कौन सी नगर किस नदी के किनारे। जैसे हैदराबाद आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर आपका कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी, झेलम नदी के किनारे स्थित है। वुलर झील कौन सी नदी से कौन से झील के बगल में श्रीनगर स्थित है, तो वुलर झील है, जहाँ से पूरी की पूरी सिस्टम आपकी कवर होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपका थर्ड नंबर, पहला हो गया आपका सिंधु, सेकंड हो जाएगा गंगा, और थर्ड होगा आपका पूरे साउथ इंडिया की जितनी नदियां हैं। साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, नर्मदा से स्टार्ट करेंगे, ताप्ती चलेंगे, ताप्ती जो ये 2 नदियां आपके पश्चिमी घाटी में आपकी प्रभावित होती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है, जो कि मैंने आपको माउंटेन वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट के कंपैरिजन क्या होती है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम होती है। अब आप मुझे ये बताइए, इधर हाइट सबसे ज़्यादा है और इधर हाइट कम है, तो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक है कि ढलान इधर बनेगी तो पानी इधर भी, नदियाँ इधर ही बहेगी, तो मैक्सिमम नदियाँ इधर ही बहती है। लेकिन 2 नदियाँ एक्सेप्शन है जो आपके एग्जाम में पूछेगी, वो जस्ट उल्टा बहती है इस साइड, उसके ऊंचाई के अगेंस्ट। यानी ये 2 नदियाँ कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग महानदी पढ़ेंगे, गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, पेरियार नदी पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अप टू पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी के प्री में जो आप पीटी एग्जामिनेशन में बैठोगे, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होंगे, मुझे भी पता है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा करके चीज़ों को समझना, एनालिसिस करके, क्योंकि वहाँ पे देखिए सवाल कठिन क्या होंगे कि मिक्स कर दिए जाएंगे 2-3 चीज़ें वहाँ पे, आपको बस आपका सवाल वहाँ पे कठिन बन जाता है। तो ये चीज़ें हो गए कंप्लीट। तो आज हम लोग पूरा का पूरा जो है आपका सिंधु नदी का पूरा कंसेप्ट यानी कि सिंधु अपवाह तंत्र को पूरा खत्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे आज। और A to Z एक एक बेसिक यानी कि कोई भी एक पोर्शन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा सिंधु नदी के बारे में। और हर एक चीज़ को मैं आपको याद करूँगा, सिंधु नदी तंत्र के जितने भी फैक्ट हैं, कहाँ से निकली है, कौन सी ग्लेशियर से, कौन सी पर्वत से, कहाँ कहाँ से वो बहती है, उसकी बाईं सहायक नदियाँ कौन सी है। जैसे आप एग्जामिनेशन पीसीएस के बैठोगे तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि सिंधु नदी है तो इसकी बाईं सहायक नदियाँ कौन सी है। अब आप ये सिंपल सा ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये नदी ऐसे बह रही है। अब ये एरो पे भी ध्यान देना है कि ये बह किधर रही है, आपको बता रही है। तो आप इधर मुंह करके खड़े हो जाओ तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाईं, और ये क्या हो जाएगा, दाईं। तो पूछा जाएगा कि इसकी बाईं सहायक नदियाँ कौन सी, तो आप देखिए ये बाईं, और बाकी ये सारी जितनी दिख रही है आपको, ये सारी दाईं सहायक नदियाँ दिख रही है। तो ऐसे आपसे पूछी जाएगी कि इसकी बाईं सहायक नदियाँ कौन सी, इसकी दाईं सहायक नदियाँ कौन सी है। पाकिस्तान में, ठीक है, पूरा का पूरा सिंधु नदी जो है आपका पाकिस्तान में ही जाकर के गिरती है, इसलिए पाकिस्तान जिंदा भी है अभी, अदरवाइज वो तो ऐसे ही मर जाता है। उसको मारने के लिए हमें कोई भी बंदूक, गोली बारूद की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्यासे मर जाएंगे, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृषि का सिस्टम इतना अच्छा है नहरों के द्वारा। देखिए अब मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है। अब हमारा तो शुक्र है कि हिमालय जो हमारे, अब आप सभी को पता है कि हिमालय
मैंने कल ही पढ़ाया था एपिसोड 1 में, पूरा का पूरा जो यहाँ से हिमालय रेंज जो फैला हुआ है, यहाँ से जितनी हवाएं उड़ती है, इसको क्या करती है यहीं पे भारत में रखती है, और जिससे क्या होता है बादल का फॉर्मेशन होता है और वर्षा अच्छी खासी हमारे यहाँ हो जाती है। और यही हिमालय इधर से जो आपका साइबेरिया रूस से जो ठंडी हवाएं आती है उसको भी भारत में आने से रोकती है, उसको उधर ही रखती है, ताकि हमें भी इतनी कड़ाके की ठंड ना पड़ सके। तो आप समझ सकते हैं हमारा नेचुरल जो फेनोमेना कितना बढ़िया और कितना तगड़ा है। ये जो पाकिस्तान इधर जो हल्ला करते रहता है, इसकी औकात क्या है आपको भी पता है, और आप जो सोच रहे हैं इसके बारे में एकदम वही चीज़ है ये जो आपने भी मन में जो बोला भी होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, सिंधु नदी को पूरा समझेंगे। पहला चीज़ आपको मैं कुछ 3-4 आपको टर्म्स में आपको समझा दूँ, क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा ये चीज़ें अब देखिए यहाँ पे पूरा मैं मैप के थ्रू चीज़ें समझाया हूँ, और जिनको पीडीएफ चाहिए पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी की पीडीएफ अभी चल रही है, कोर्सेज स्टार्ट है। जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 7909004902, ठीक है। ये हमारा ही नंबर है, लेकिन व्हाट्सअप केवल करेंगे 7909004902। अब वहाँ पे हमने अभी पहले हमने एपिसोड 1 में क्या कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा माउंटेन में भी हमने कैसे कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने पूरा ट्रांस हिमालय को कवर किया, यानी कि काराकोरम लद्दाख को जास्कर के बाद। उसके बाद हमने हिमालय को कवर किया, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक को कवर किया। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका नॉर्दर्न पार्ट हो गया। हमने मिडिल हिमालय मिडिल इंडिया में हम लोग जब आए तो मिडिल इंडिया में हमने क्या देखा, अरावली पर्वत, अब इसकी सारी ऊंची चोटियां भी हमने देखी है। ऐसी नहीं है, कहाँ कहाँ पर इसकी विस्तार है ये भी आपके पूछे जाती है। तो वो सारा चीज़ हमने पार्ट 1 एपिसोड 1 में बताया है। लेकिन वो जितने मैंने फैक्ट हो गए, अब जैसे अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसकी हाइट कितनी, माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू वहीं पे आपका क्या दिलवारा जैन मंदिर है। अब ये सब कितनी इंपॉर्टेंट पेड क्वेश्चन आपके अभी जितने भी एग्जामिनेशन यहाँ से सवाल बनेंगे। राय सिन्हा हिल जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली में, ये सारे सवाल, अब ये सब फैक्ट वहाँ पे मैंने नहीं दिए आपको, क्योंकि वो सारे नोट्स में एज इट इज़ है। मेरा मकसद कंसेप्ट देना था, वो जो नोट्स है वो तो मैंने वहाँ पे बोला भी हूँ, लेकिन वो सारे नोट्स जिनको ने अभी तक परचेस किए हैं लोगों ने, उनको मैं दे दिया हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे आए तो फिर हमने विंध्य पर्वत श्रेणी देखा, सतपुड़ा देखा, उसी प्रकार हमने धूपगढ़ वाला एरिया देखा, उसका महादेव देखा। फिर हमने नीचे आए तो जब हमने नीचे आए तो देखा क्या, पश्चिमी घाट देखा, पूर्वी घाट देखा, ठीक है। पश्चिमी घाट हमने देखा, मैप बना दूं थोड़ा सा, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखा। उसके बाद आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, फिर यहाँ से अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, उसकी अनायमुदी, उसकी ऊंची चोटी हमने देखी। उसके बाद लास्ट हमने देखा कार्डमम हिल, जिसे इलायची, और इधर पालनी श्रेणी देख करके हमने पूरा का पूरा सिस्टम माउंटेन का खत्म किया है। उसके बाद हमने क्या किया कि दर्रे को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। कैसे कैसे हमने दर्रा, पहले पूरा जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जितने इंपॉर्टेंट दर्रा उसको कवर किया हमने। फिर पूर्वी इलाके में जितने आपके इंपॉर्टेंट दर्रे थे, ठीक है, जितने इधर आपके पूर्वी इलाके में दर्रे तो उसको हमने कवर किए। उसके बाद आपके जो आपके दक्षिण में जो स्थित है दर्रे, उसको तो पूरा का पूरा मैप के थ्रू हमने सारी चीज़ें, अगर यहाँ हमने बात की है दर्रे को, तो हमने सारा दर्रा दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा दर्रा। यहाँ से जैसे कि हमें लेह से जम्मू से श्रीनगर जाने तो हम कौन से दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें तिब्बत जाना है, चाइना जाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब पेट क्वेश्चन है। दर्रे से तो आपके सवाल बनेंगे हैं। माउंटेन, अगर भारत में आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो माउंटेन से सवाल बनेंगे ही। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट एनालिसिस के साथ नोट्स आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन नोट्स वो पीडीएफ है, वीडियो फ्री है। तो आप सभी को अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कीजिए। मतलब एक बार इसको फिर पढ़ लेने के बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन है, जैसे यूट्यूब में हर एग्जाम के लिए आपका पेपर क्लासेस चलाई जाती है, उससे आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। हम समझते हैं सिंधु नदी सिस्टम को पहले, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र को। अब ये हमारा यह हो गया क्या, इंडिया के बाद इधर ये आते हैं तो इधर वही है जिसकी आंखें खुल नहीं रही अभी अच्छे से, और बातें बड़ी बड़ी होती हैं इनकी। ये कौन है, चाइनीज़ माल है, ठीक है, चाइनीज़ माल है ये। और ये हम इधर आएंगे तो ये कौन है, हाँ ये वही है जो आपने मन में अभी बोला इसके बारे में, पाकिस्तान नहीं, क्या बोला आपने उसके बारे में मन में, वही है ये। तो ये हो गया इंडिया, ये हो गया चाइना, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आप समझ होंगे। तो अब कोई भी नदी अगर बहती है, देखिएगा, अगर कोई नदी ऐसे बह रही है तो आपसे पूछा जाएगा इस नदी का नाम, मान लेते हैं इस नदी का नाम मैंने बोल दिया है ए, पूछा जाएगा कि ए नदी कौन कौन से देशों के बह रही है। तो ये आपको दिख रहा है क्या, चाइना से, इंडिया से और ये पाकिस्तान में, यानी कि 3 कंट्री से बह रही है, ठीक है। अगर कोई नदी ऐसे बह रही है ऐसे, तो ये दो कंट्री से हो गया, एक चाइना एक इंडिया, और एक ऐसे बह रही है कोई नदी बी मान ले रहा हूँ, तो ये कौन कौन से, एक इंडिया और इधर पाकिस्तान। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। नदियाँ
देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि सिंधु नदी जो है निकलती है कहाँ से, तो सिंधु नदी निकलती है कहाँ से, इसको 3 तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन से पर्वत से निकलती है, सिंधु नदी कौन से पर्वत से निकलती है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी कौन सी झील से निकलती है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब ये ग्लेशियर क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए होता क्या है, मैंने वायुमंडल यानी विश्व भूगोल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया यूट्यूब पे, केवल PDF पेड है वो भाई, बहुत ही कम कॉस्ट 69 रुपीज़ की है यार, इतनी छोटी सी, मतलब कि जो मैंने तो फ्री दिया तो उसकी बात ही नहीं है। तो अब समझते हैं, देखिए क्या है कि अब जैसे स्थल मंडल में हमने पढ़ा क्या था कि जैसे हम क्षोभ मंडल में अगर हम क्या बात करते हैं कि 165 मीटर अगर हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है 165 मीटर ऊपर चलने पर क्षोभ मंडल में। तो आप इससे अनुमान लगाइए, अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्स 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाता है। तो 1 किलोमीटर चलते तो हमारा जो है टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो हम पृथ्वी के टेम्परेचर अगर मान के चलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है या 36 डिग्री सेल्सियस है, तो 36 इसको करने से हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्या, यानी कि 6000 या फिर आप अप्रॉक्स मान सकते हो 5000 किलोमीटर अगर हम ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम। इसका मतलब वहाँ पे अब जो भी कोई भी सिस्टम क्या होगा, पूरा का पूरा हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ चीज़ें मिलेगी। अब वो बर्फ से कैसे ढक जाती है, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि अब देखिए यहाँ पे हम बात कर ले ऐसे, एक सेकंड देखिए यहाँ पे आपका पर्वत है, मान लेते हैं ये हिमालय पर्वत है। अब यहाँ पे 5, अब इसकी हाइट भी आपको पता है, अब हम बात ही कर ले जैसे K2 की, कंचनजंगा की बात कर ले, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें 8850 है, चलिए हम माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं तो 8000 पे है, और हमने क्या कहा कि 5000 से 6000 में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर क्या आपके जलवाष्प है, ठीक है। बादल में क्या, बादल का फॉर्मेशन अब सभी को पता है, बादल होना, चक्रवात आना, वर्षा होना, पतंग जो उड़ते हैं, हवाई जहाज, सॉरी हेलीकॉप्टर, जो ये सारी चीज़ें कहाँ, क्षोभ मंडल में क्रिया होती है। लेकिन एरोप्लेन कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें मैंने वायुमंडल पढ़ा है, तो आप वहाँ से थोड़ी सी देखने की कोशिश कीजिए विश्व भूगोल का लेक्चर पूरा। तो यहाँ पे क्या था, बादल का फॉर्मेशन, बादल में क्या होता है, वाटर के कणस होते हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम यानी 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं, बर्फ का फॉर्मेशन करते हैं। इससे कारण क्या होता है, ये पूरा का पूरा पर्वत आप जो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पर्वत बर्फ से ढक जाता है। अब बर्फ से ये पूरा आपका पूरा क्या होता है, हिमच्छादित हो जाता है, बर्फ से पूरा का पूरा आपका ढक जाता है। और यही हम इसे क्या नाम दे देते हैं कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि अब ये इतने बड़े बड़े लेवल पे कंट्रियाँ सारे क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि संधियाँ कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप पर्यावरण जैसे इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि देखिए CO2 की एक खासियत है, जो सूर्य की किरणें जो आती है, ये सूर्य है, यहाँ से जो किरणें आ रही है उसे हम नाम देते हैं लघु तरंग, सॉरी शॉर्ट, हाँ ठीक है, लघु तरंग, शॉर्ट वेव। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये छोटी तरंगे को आने देती है, लेकिन जब यहाँ से जब ये वापस जा रही होती है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग, ठीक है। दीर्घ तरंग, थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। तो ये लॉन्ग वेव को क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाने नहीं देती है, और ये पृथ्वी पर ही ये क्या होता है, मतलब पृथ्वी से बाहर ये वायुमंडल में जाने नहीं देती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का पूरा सिस्टम क्या हो रहा था, क्या हो रहा हमारा, गर्म होते जा रहा है। इसीलिए आप सभी को पता है कि हम लोग को बोला भी जा रहा है कि पेड़ पौधों की जितने से ज़्यादा पेड़ पौधे हम लोग लगाएं, ताकि वो क्या करता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन को छोड़ेगी। तो अब ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अधिक होने से सूर्य की जो लॉन्ग वेव हो रही है वो बाहर वायुमंडल में नहीं जा पा रही, जिससे ये ग्लेशियर, अब यहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी का इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे ये ग्लेशियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं ग्लेशियर पिघलना शुरू करेगा तो बाढ़ आने की, क्योंकि देखिए ग्लेशियर से ही क्या होता है, अब समझिएगा सिस्टम को, यहाँ से मैं फिर और एंट्री करूँगा। अब ये आपका, एक मिनट क्या हो गया, हाँ चलिए ठीक है, ये आपका पर्वत है।
मैंने बता दिया है ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऊपर जाने से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिक्रीज किया और यहाँ पे जल बादल है, बदल में क्या था, वाटर के कण से। अब यही क्या होता है ना, ये पिघलना स्टार्ट हुआ। क्यों पिघलना स्टार्ट हुआ? आपने देखा कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी अधिक हो रही है। अब यहाँ पे ये जो गलना स्टार्ट हुआ, ग्लेशियर गलने स्टार्ट हुआ, तो इससे कई सारे ना झीलों का फॉर्मेशन हो जाता है। झील क्या होता है? एक छोटा सा एकदम सिंपल देसी भाषा में समझना पूरा भूगोल। क्या हुआ, इतना सा यहाँ एरिया में पानी इकट्ठा हो गया, चारों तरफ स्थल है, नॉर्मल है, तो ये ही क्या हो गया, झील है। और इधर आपके मेले लग रहे हैं, इधर दार्शनिक स्थल, ये आपका एक टूरिज्म प्लेस बन गया। झील घूमने आ रहे हैं, जिससे रोजगार की उत्पत्ति हुआ, कई सारे दुकानें खुल गई है। समझ गए क्या हो गया? तो झील मतलब समझ गए। तो झील का निर्माण कैसे हुआ? झील का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो आपके ये ग्लेशियर के कारण हो गया निर्माण, और दूसरा या तो हम लोग खुद झील का निर्माण कर देते। कैसे? ये बड़े बड़े नदियों पे क्या करते हैं ना, हम बांध बना देते हैं। तो बांध बनाने से क्या होता है, ये नदी घाटी परियोजना जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। जब हम बांध बांधते हैं तो पानी का एक बहुत सारा मतलब बहुत सारा कलेक्शन हम लोग क्या कर लेते हैं, एक जगह क्षेत्र पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कारण क्या होता है, उसके अगल बगल वाला एरिया में क्या होता है, इधर पानी जैसा जम गया तो वहाँ पे यही क्या होता है, झील का फॉर्मेशन कर देता है। चारों तरफ स्थल है, मतलब नॉर्मल एरिया, स्थल खंड हो जाता है। अब यही क्या होता है, जैसे कि अब मैं नाम दे दूँ एक वुलर झील, तो यहाँ पे ये वुलर झील बन गया। अभी से चारों तरफ क्या होगा, दार्शनिक, ये एक तरह से एक टूरिज्म प्लेस बन गया। लोग बाहर से आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दुकानें होंगी, बहुत तरह से, यानी कि एक रोजगार का भी एक प्लेस ये बन जाता है। मतलब रोजगार भी ये हमें देने में हेल्प करता है। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आपका ये झील का निर्माण हो गया। अब इस झील से क्या होती है, कई सारी नदियाँ फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है, इधर से चली जाएगी, इधर से। अभी आप समझिए कैसे निकले, कैसे आपको सवाल बनेंगे। यार मान लेते ये नदी, तो ये नदी ए है और ये नदी बी है। अब आपसे पूछा जाएगा ए या फिर बी, कोई भी नदी का नाम देकर पूछा जाएगा कौन से पर्वत, यानी कि ये कौन से पर्वत से निकली है, तो हम कोई भी पर्वत एक मान लेते हैं हिमालय से निकली है। कौन सी ग्लेशियर, यहाँ पे कोई एक ग्लेशियर है सतोपंत ग्लेशियर, तो कौन सी ग्लेशियर से निकली, सतोपंत ग्लेशियर से निकली। कौन सी झील, यहाँ मान लेते हैं मानसरोवर झील है, तो ये कौन से झील से निकले, मानसरोवर झील से। तो समझ में आए, नदी से कैसे पूछेंगे, कौन से पर्वत से निकले हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला क्या पूछेगा, कौन से पर्वत से निकले हैं। दूसरा क्या पूछेगा, कौन से ग्लेशियर से निकले। तीसरा क्या पूछेगा, झील किससे निकले हैं। क्योंकि आपको समझ में आएंगे ग्लेशियर कहाँ बनेगा, पहाड़ों पर बनेंगे। अब ग्लेशियर से क्या निर्माण होगा, तो झील का निर्माण होगा। तो वो कौन से पहाड़ पे ग्लेशियर बना है, वो कौन सा ग्लेशियर बना, उस ग्लेशियर से कौन सा झील बना, ये तीनों चीज आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी नदी से अगर नदी की वो बात करेंगे, और मैं अभी वही सारी चीजें बात करूंगा, तो आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से एक नदी निकाले हैं, ये हम मान ले रहे सिंधु नदी है, और ये आपका हम मान लेते हैं ये आपका झेलम नदी है। ठीक है, ये आपका झेलम नदी आगे सिंधु से मिल गई है। ये बस एक चीज़ मुझे कुछ समझाना, इसलिए मैं ये बनाया हूँ। अब आपने क्या देखा है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये वाला एरिया जो है, आपको यहाँ पे जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे हम नाम देते हैं दोआब। ठीक है, इसे नाम देते हैं दोआब। तो दोआब आपसे जब भी मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाना कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र या बीच के भूमि या बीच का प्लेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यही चीज़ मुझे समझानी थी। अब बाकी चीज़ें तो एकदम धुआं धार से हम लोग पूरे मैप से सब चीज़ें समझ करके लगड़ देंगे इसको। ये हमारा भारत का मैप है, अब समझते चलिएगा। सिंधु नदी की बातें अब हम लोग करेंगे। ये भारत का मैप है, इंडिया हमारा। और आप जस्ट इधर चाइना की, जैसे यह ऊपर क्या है, चाइना है, और चाइना जो है पूरा का पूरा कंट्रोल तिब्बत पे किया हुआ है। आप सभी को पता है तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें उसके पास। एक गणतंत्र राज्य के लिए भी क्या होता है कि आपके पास अपना सरकार होना चाहिए, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। मतलब एक चीज़ यहीं पर यही है तिब्बत के पास कि इसमें क्या रूलिंग जो पूरा क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है। हालांकि तिब्बत पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को आज़ाद करने के लिए, इसमें भारत भी पूरी मदद कर रहा है कि तिब्बत को आज़ाद कर दे। उधर अमेरिका भी पूरा प्रेशर डाले हुए है तिब्बत को आज़ाद करने के लिए। और भारत इसलिए कर रहा प्रेशर क्योंकि अधिक से ज़्यादा बाउंड्री जो है तिब्बत के साथ अटैच है। अगर तिब्बत एक अलग कंट्री बन जाए तो फिर ये जो हमारा इधर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अशांत एरिया है, जो चाइना बार बार परेशान करती रहती है, वो थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला थोड़ा सा मामला शांत हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी और भी चीज़ें बता दूं यहाँ पर। एक मिनट, फ़ोन आ गई है भाई, सॉरी मेरे भाई, एक अर्जेंट कॉल था। चलिए अब हम बात यहाँ कर रहे थे क्या कि हम लोग बातें क्या कर रहे थे कि ये हमारा इंडिया था, इधर हमारा चाइना है और इधर पाकिस्तान था। तो हमने समझ लिया था दोआब क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद कैसे पर्वत है, पर्वत से कैसे ग्लेशियर का फॉर्मेशन, और ग्लेशियर से कैसे झील बनी, और झील से क्या हुई, नदियाँ निकली है। और क्या आपसे पूछेगा कि कौन सी पर्वत से नदियाँ निकली, कौन से ग्लेशियर से निकली और कौन सी झील से निकली। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी को। हालांकि कुछ चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे मेरे भाई,
चलिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये आपका जो है काराकोरम श्रेणी है, ये सारी चीज़ें मैंने करा दिया है और जो मेरे पेड कोर्स वाले आपको अच्छे से पता होगा, काराकोरम श्रेणी है ये। और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये आपका लद्दाख श्रेणी है, और एक कलर ले लूँ मैं तो ये आपका जास्कर श्रेणी है। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। यहाँ से बीच से एक नदी आती निकलती है, अभी आपको बस इतना याद रखना कौन सी नदी आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये सब नहीं देखना, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई आ रही है अभी नदी, वो किसके बीच में आ रही है। ये क्या हो गया आपका काराकोरम है, ये क्या है आपका लद्दाख है, के से हो गया काराकोरम, ये लद्दाख हो गया, और ये क्या हो गया आपका जास्कर। ठीक है, जास्कर। यहाँ से एक आपकी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, इस नदी का क्या नाम है, श्लोक नदी। और जस्ट यहाँ से एक नदी, इस नदी यानी कि ये आप जैसे देख रहे होंगे, एक मिनट, ये जो से बीच से निकल रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी निकल रही है, इसका क्या नाम है आपका, सिंधु नदी। तो पहला तो दिमाग में बैठा लीजिए, श्लोक नदी किसके किसके बीच में बहती है, काराकोरम और आपका लद्दाख के बीच में बहती है। ये इधर नहीं आ रही है, मैंने अभी बस आपको क्या बोला, अभी केवल आपको समझाने के लिए कि किसके किसके बीच में बह रही है, कौन कौन सी नदियाँ, ये आपको दिमाग में बैठाना है बस। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बह रही है, तो आपका श्लोक नदी। पूछा जाएगा श्लोक नदी किस किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो लद्दाख और काराकोरम। सिंधु नदी किस दो पर्वत श्रेणी के बीच, तो जास्कर और आपका लद्दाख। ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोग बात करें तो तिब्बत वाली एरिया की, तो आपको ये समझ में आएगा। तो मैं कुछ चीज़ें ये बता दूँ, ये देखिए आप जो इधर देख रहे होंगे, ये आपका पूरा ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला इधर जो हो गया आपका लद्दाख, और ये जो है ये ऑक्युपाई किए हुए, ये चोर जो है ना, ये चोर पाकिस्तान ये ऑक्युपाई करके रखा हुआ है हमारा ही ये सारा कुछ। यहीं पे हमने आपको बताया था काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है, K2 हमने जो बात किया गया 8611, और ये जो है आप इधर इधर जो आपका इधर चाइना इधर आँख लगाए हुए है, इधर कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये बड़ा डिस्प्यूट एरिया है। और आप जो देखते होंगे सीज इधर भी, यहीं पर आपका घाटी है, यहीं पे जो है आपके पूरा सीज फायर, आपको इधर जितना आपको सीज फायर देखने को सिस्टम मिलता है। और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, मैंने कल बताया था भारत की या फिर विश्व की सबसे ऊंची ग्लेशियर, जहाँ पर दोनों देश की सेना मौजूद है या फिर यहाँ पे युद्ध होती है इन दोनों के बीच में। तो अब हम बात करेंगे नदी के बारे। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो देखने को मिल रहा होगा, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ, इधर कर दूँ। हाँ देखिए, ये आपको जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दूँ, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट क्या हो गया यार। चलिए ठीक है, जूम हो नहीं रहा। देखिए ये जो आप ग्रीन कलर का जो दिख रहे होंगे ना, ये क्या है, ग्लेशियर है। और मैंने आपको क्या बताया नदियों के सिस्टम के बारे में, पहला तो आपको पर्वत मिलेगा, पर्वत में क्या मिलेगा, ग्लेशियर मिलेगा, और ग्लेशियर से क्या मिलेगा, झील। ये आपका झील है। तो एक बार सॉरी, फिर से मैं आपको दिखा दूँ एक बार अच्छे से। चलिए, तो ये आपका तिब्बत है, चाइना यहाँ, चाइना के नीचे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, अरे भाई, तिब्बत में क्या है आपका एक पर्वत है, आपसे पूछा जाएगा इसका नाम, और सिंधु नदी यहीं से निकल रही होती है। तो ये आपका जो ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है, ये पर्वत है, और ये पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, कैलाश पर्वत है। अब ये सारा चीज़ आपको नोट्स में मिलेगा, आपको यहाँ मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। अब यहीं पे क्या है, ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ। ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसे हुआ आप सभी को पता है, बोखार ग्लेशियर नाम है इसका, बोखर ग्लेशियर नाम है, सॉरी बोखर ग्लेशियर नाम है। और बोखर ग्लेशियर से इसकी पानी नीचे गिर गिर करके एक झील बना दी है। अब इसी झील का नाम है मानसरोवर झील। यहीं से दो नदियाँ, इधर से सिंधु नदी और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र को अभी साइड रखिए, यहीं से आपकी नदियाँ निकलेगी, सिंधु नदी। तो आपको सबसे पहले क्लियर हो गया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये क्या हो गया आपका, जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया आपका पर्वत। कौन सा पर्वत है, तो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के ऊपर क्या हुआ, एक ग्लेशियर बन गया है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है। ये आपका कौन सा ग्लेशियर है, तो ये आपका ग्लेशियर का नाम मैंने बताया बोखर ग्लेशियर। कहाँ पे, ये तिब्बत में या फिर चाइना भी बोल सकते हो आप। और इसी के कारण इसकी पानी क्या हो रही है, आपको देखने यहाँ मिल रहा है कि पानी आप जैसा दिख रहे हो, गिरते के कारण क्या हुआ है, पानी जमा हो गया है, जिसके कारण एक बहुत सा बड़ा झील, मानसरोवर झील का निर्माण हो गया है। अब यही झील से आपकी क्या है, इधर से आपकी सिंधु नदी निकलेगी और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे केवल और केवल सिंधु नदी के बारे में। अब हम आते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, पूरी की पूरी यहीं पे आपका पूरा का पूरा खेला है और यहीं से आप सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सिंधु नदी कौन सी पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो बोखर ग्लेशियर से निकलती है। और कौन सी झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। इधर क्लियर हो गया।
अब ब्लू कलर से आपकी जो नदियाँ दिख रही है और इसकी एरो पे आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार हर नदी में मैंने एरो दिखाया है। इसका मतलब ये है कि ये नदियाँ का प्रभाव इधर है, और आप भी जब इधर एरो है तो आप भी अपना फेस इधर करके सोचेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी की बाईं सहायक नदियाँ कौन सी है, दाईं सहायक नदियाँ कौन सी है। तो इधर से जो भी आएंगे, क्योंकि आपका फेस इधर है, ये नदी इधर भरी, तो इधर से जो भी नदी आएंगी ये क्या होगी, बाईं सहायक नदियाँ। अगर इधर से जो भी जाएगी ये इसकी इधर से जो भी आएगी इसकी दाईं सहायक नदियाँ होगी, और इधर से जो भी आएगी इसकी बाईं सहायक नदियाँ हो जाएगी। इधर क्लियर है मेरे भाई इतना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पांचों नदियाँ जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले नदी हम यहाँ पे आपको बात करेंगे आपके साथ चेनाब नदी की। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा रेड कलर की जो नदी है, ये रेड नदी जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में दो दर्रा मैंने पढ़ाया है, दो दर्रे। ये आपका एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है, ये आपका जो दर्रा है बाड़ा राचला दर्रा है, और एक है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है, बाड़ा रचला दर्रा और एक दर्रा, और एक कौन सा आपका रोहतांग दर्रा। मैं कलर चेंज कर दूँ एक बार, चलिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये आपका पहला वाला, ये जो आपको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ये देखिए, ये जो है 1 नंबर वाला दर्रा, और ये जो 2nd नंबर दर्रा, ये कौन सा दर्रा है और ये कहाँ पर है ये भी मैं बता दूं। ये आपका हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका जो है बाड़ा रचला दर्रा है, ये आपका रोहतांग दर्रा, ये सीप किला दर्रा है। यहाँ से आपके सतलुज नदी। तो पूछा जाएगा सबसे पहले कि यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी 2 कलर से 2 नदियाँ निकल रही है। ये चंद्र नदी है और ये भाग नदी है। अब ये चंद्र और भाग नदी यहाँ पे मिलती है, और यहीं से ये जो नदी निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, चिनाब नदी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा चिनाब नदी जो है निकल रही है, ये चिनाब नदी किसके दोनों के मिलने से निकल रही है। तो याद रखिएगा कौन से दर्रा है, तो बाड़ा रचला दर्रा से चंद्र नदी और भाग नदी दोनों जब मिलती है तो यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये क्लियर है। अब ये जो है चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जाकर डायरेक्ट पाकिस्तान में मिलती है चिनाब से। कहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में मिलती है, मिठनकोट में। ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद अब जितनी भी नदियाँ आएगी सब की सब नदियाँ आप देखेंगे ये चिनाब से मिल रही है। देखिए सब की सब चिनाब से डायरेक्ट मिल रही है, कोई अब सिंधु नदी से नहीं मिलेगी। और बाद में ये चिनाबी नदी क्या है, वो जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। अब हम बात करेंगे चिनाब के बाद, इसके बगल में ही आपको मैंने एक दर्रा दिखाया, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है रावी नदी। अब ये रावी नदी भी जा करके पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिल जाती है, और आगे यही चिनाब फिर जाके सिंधु से मिल जाती है। आपका जो ब्लू लाइन जो दिख रहा है ये आपका कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी है। तो देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकला लेस में एंट्री करते हुए यहाँ पे नमचा बरवा है, और नमचा बरवा से घूम करके ये वापस पाकिस्तान में, मतलब कि मोस्टली जो नदियाँ है पाकिस्तान में ही जाकर के गिर जाती है। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे झेलम चिनाब नदी हो गया, यहाँ से रावी नदी निकल गया। रावी नदी कौन सी, रोहतांग दर्रा से। और एक नदी देखिए बहुत ही खूबसूरत नदी हमारा व्यास नदी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और भारत से निकल के भारत में ही खत्म हो जाती है, दूसरी देश पाकिस्तान नहीं जाती। बोले भाई हमें नहीं जाना वहाँ पे, हमें यहीं रहनी है, हमें यहीं पर देश की सेवा करनी है। तो ये पूरी की पूरी नदी यहीं पर आती है। और ये किससे मिलती है, तो याद रखिए ये सतलज से आकर के मिल जाती है। सतलज यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे एक ग्लेशियर है, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, रकसताल झील, यहाँ झील है, रकसतार झील है। इसी झील से जो है आपकी ये नदी सतलज नदी निकलती है। और यहाँ पे एक दर्रा है सीप किला दर्रा। इधर से आपको यानी भारत से तिब्बत जाना है तो कौन से दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, तो सीप किला दर्रा। अब ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख दी हैं, दर्रे वाले टॉपिक में करा भी चुका हूँ मैंने। पूरे आइलैंड को भी करा रखा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, सारा का सारा। तो जितने इंटरेस्टेड है जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस लेक्चर के बाद आपके सतलज नदी से आपके टॉपिक के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ये आई यहाँ से एक दर्रा सीप किला दर्रा से एंट्री किया, और ये जा करके आपके कौन से नदी से मिल गया, आपके ये जो आपकी नदी थी चिनाब नदी से मिल गई डायरेक्ट। देखिए कोई भी नदी, अभी तक मैंने आपको जो बताया, एक रावी नदी बता दिया, एक व्यास नदी, और इधर से एक सतलज नदी, डायरेक्ट कोई भी ये सिंधु नदी से नहीं मिलती है, ये सब के सब चिनाब से मिलेगी। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये जो है आपका चिनाब नदी है, और यहीं पे आपके इधर से झेलम भी आके मिली, इधर से रावी भी आके मिली, इधर से सतलज मिली, और ब्यास तो भारत में ही आकर के मिल जाती है।
तो सिंधु की सबसे लंबी नदी की कौन कौन सी है, तो आपकी कौन सी होगी, चेनाब। अब एक नदी आपकी है झेलम नदी, जो आपके लद्दाख से निकलती है और ठीक यहीं पर एक झील का निर्माण करती है और यहीं पर आपका श्रीनगर बसी हुई है। तो पूछा जाएगा श्रीनगर किस नदी के किनारे बसी है, तो झेलम नदी। और यहाँ पे कौन सा झील है, तो वुलर झील है और ये भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। और पूछा जाएगा कि उस नदी का नाम बताइए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर है भारत की और ठीक इसके समानांतर ही बहती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, कौन सी नदी हो जाएगी, तो झेलम नदी। अब मुझे ये बताइए, अभी तक मैंने आपको जितनी नदियाँ बताई, ये आपका फेस इधर है, आप इधर होके खड़े हैं, ये आपका सिंधु नदी मेन है। अब यहाँ से आपके जितने भी नदी आके मिल रही है, ये सारी किस साइड से मिल रही है, तो आपको देखने को मिल रही है सारी की सारी, मैंने जितनी 5 नदियाँ बताई यही आपका है बाईं सहायक नदियाँ। जो सिंधु की है ये सहायक नदी कौन सी है, तो बाईं सहायक नदी है। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एरिया हम देखिए, आपने नाम सुना पंजाब, पंजाब को क्या बोला जाता है, 5 नदियों की भूमि बहल बोली जाती है, यानी कि 5 नदियों का मिलन स्थल है। अब पंजाब यहीं पे 5 नदियाँ कौन कौन सी, देखिए, एक 1, एक ये 2, एक 3, एक ये 4 और एक 5, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब आपको इतना दिमाग में पता हो कि पंजाब तो केवल भाई इतना ही है, नहीं। पंजाब का जो अगर आप एक बार देखोगे इसका विस्तार, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से पूरा पंजाब आपका ये है, ये पूरा 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 पंजाब है। ये यहीं पे हम इसको नाम देते हैं, इधर वाला एरिया को भारत का पंजाब और इधर पाकिस्तान का पंजाब। बाद में डिवीज़न होकर ये लोग जो पंजाब था ये चला गया पाकिस्तान में और इधर भारत में रह गया। तो आप समझो क्यों इसको बोला जाता है 5 नदियों का भूमि। आप देख सकते हो, एक सतलज झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी भी आती है यहाँ पे, ब्यास भी आती है और सतलज भी आती है। तो देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। क्लियर है मेरे भाई। अब हम बात करेंगे दाई सहायक नदियाँ। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ इससे देखिए पीसीएस लेवल में ही ना पूछ लिया जाता है कि सिंधु की दाई सहायक नदियाँ कौन सी है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया कि यहाँ पे आपका था क्या, काराकोरम, यहाँ क्या था लद्दाख, और यहाँ क्या है जास्कर, क्योंकि लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी निकलती है। और ठीक इसके बीच में यहाँ थोड़ा सा फिगर में यहाँ जगह नहीं मिल रहा, चलिए मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि बना दूँ। चलिए देखिए, ये हो गया आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ चलिए, ये हो गया आपका काराकोरम, थोड़ा सा और नीचे आएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये हो गया लद्दाख और ये हो गया आपका जास्कर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, मैं लिख भी दूँ भाई, ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया आपका जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है। ये क्लियर है मेरे भाई। अब यहीं से आपकी एक नदी निकलती है, श्लोक नदी। श्लोक नदी देखिए, लेह, यहाँ पे जो है लेह वाला एरिया जो है, यहीं से आपके जो है श्लोक नदी निकलती है। और कलर में चेंज कर दूँ ताकि और चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज के बाद फिर सिंधु नदी दिक्कत है। यहीं से एक नदी निकलती है, श्लोक नदी, ये जो है आपका श्लोक नदी, और ये आपकी जो है यहाँ पे सिंधु नदी से भारत में ही आके मिल जाती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, श्लोक नदी, याद रखिएगा, श्लोक नदी। तो ये देखिए लेह से निकला और किसके बीच में, ये मैं इंपॉर्टेंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, काराकोरम लद्दाख के बीच में है। ये काराकोरम लद्दाख के बीच में श्लोक नदी बहती है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्लोक नदी बहती है। और ये सिंधु की अब कौन सी सहायक नदी होगी, ये दाई सहायक नदी है, याद रखिएगा आप। श्लोक नदी एकमात्र भारत की ओर से, याद रखिएगा, भारत की ओर से एकमात्र ऐसी नदी है श्लोक नदी जो सिंधु की दाई सहायक नदियाँ है। अब और मैं आपको दाई सहायक नदियाँ याद करा दूँ। इधर से आपके पाकिस्तान में एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी, ये भी इसकी दाई सहायक नदियाँ है। तो ये 2 याद रखना है आपको। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, इसकी पाकिस्तान में एक नदी बहती है। अब इतिहास में आप सोहन घाटी का नाम, यहाँ पे सोहन नदी है, तो सोहन के नदी के पास का इधर का जो घाटी, मतलब कहाँ जहाँ तक पानी का क्षेत्र रहता है उसको हम घाटी बोल देते हैं। तो यहीं पे सोहन घाटी भी है। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो दाई सहायक नदियाँ 2 हो गया सिंधु की, एक तो काबुल नदी और एक हो गया आपका श्लोक नदी। और बाकी जितनी नदियाँ हमने देखा वो सारी की सारी कौन सी नदियाँ थी, आपकी बाई सहायक नदियाँ थी। इतना तो आपको क्लियर हो गया ही होगा, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर ले थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल इतना ही सहायक नदियाँ 5 है, इसके अलावा ही बहुत सारी, लेकिन भारत में याद रखिएगा इतना ही इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। और ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत से। अगर हम लोग बात कर ले, याद रखिएगा, भारत से अगर हम लोग बात करें तो भारत की ओर से चिनाब नदी ये जो है सबसे लंबी सहायक नदी होगी। क्लियर।
अब यहाँ से याद रखना है कि एक चीज़ आपसे पूछेगा, उस नदी का नाम बताइए, सिंधु की उस सहायक नदी का नाम बताइए जो भारत से नहीं निकलती। तो अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ से आपने जितना भी देखा, झेलम भारत से निकलिया, ये रावी चिनाब भारत से निकला, ये रावी भारत से, हिमाचल प्रदेश से, व्यास भी भारत, लेकिन ये सतलज आपने क्या देखा, तिब्बत से आया है। और यहाँ पे कौन सा झील था, रक्कसताल झील। तो याद रखिएगा, एकमात्र नदी सिंधु की सहायक नदी है जो सतलज नदी है, जो भारत से नहीं निकलती है। आई डोंट थिंक सब कुछ चीज़ बचा है। अब मैं आपको यही चीज़ आपको बता सकता हूँ, ये जो एरिया है, मैंने क्या पढ़ा था, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, दोआब। थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखिए ये तो आपसे पूछा जाएगा कि ये झेलम नदी है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जे से झेलम, ये हो गया चिनाब, सी से ये हो गया रावी, ये हो गया भी से ब्यास, और ये हो गया सा से सतलज, ऐसे सतलज। अब यहाँ पूछा जाएगा कि चिनाब और रावी के बीच, ये झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कौन सा मतलब उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। कौन सा, उसका नाम भी है आपको, ठीक है, उस दोआब आपसे पूछा जाएगा, वो दोआब का नाम बताइए। तो झेलम और चिनाब के बीच का जो भाग है, जो क्षेत्र, उसे हम बोलते हैं छाछ। और उसी प्रकार चिनाब और रावी के बीच जो क्षेत्र बना है, इस जो दोआब एरिया बना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो दोआब वाला एरिया बना इसको क्या बोलते हो, यहाँ पे जो दोआब वाला एरिया बना इसको क्या बोलते हैं। ये मेरे नोट्स, अब कुछ पेड भी रहने दे मेरे भाई, जो उन्होंने पेड खरीदा वो तो मुझे बहुत बोलेंगे फिर। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, झेलम चिनाब रावी। अब यहाँ से देखिए और क्या सवाल आपके बनेंगे, यहाँ से गया झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। अब यहाँ पे पूछा जाता है ऋग्वेदिक काल में झेलम को क्या कहते थे, तो वितस्ता कहते थे। उसी प्रकार चिनाब को भी नाम दिया गया, रावी ब्यास सतलज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो ये याद करने वाली चीज़ें मैंने नोट्स में दे दी है। और कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट्स की थी। 1960 की समझौता जो हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी समझौता, वो चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नोट्स में मैंने पूरा लिख दिया है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 नदी आपको दिख रही होगी, एक तो ये है 1 2 3 4 5 6, परेशान नहीं हुई, मैं समझा दे रहा हूँ। ये 6 नदियाँ हैं, तो यहाँ पे समझौता ये हुआ क्योंकि यहाँ पे तो भाई वर्षा होती नहीं है, ये पाकिस्तान जो चोर है, तो अब ये भाई तो ऐसे ही मर जाएगा भूखे प्यासे। तो इसको लिए तो कुछ भारत तो बड़ा दिल वाला, तो समझौता किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ से 6 नदियाँ जो निकल रही हैं, यहाँ से 3 नदियों का पानी आप इस्तेमाल करेंगे और 3 नदियों का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा आप नहीं, इसका 80% आप इस्तेमाल करेंगे 3 नदियों का, इसका 20% हम इस्तेमाल करेंगे। और नीचे की जो तीनों नदियाँ हैं, इसका 80% हम और आप इसका 20% इस्तेमाल करेंगे। यही समझौता हुआ। कौन कौन सी नदियाँ थी तीनों, वो मैं नोट्स में बताया है। अब यहाँ पे कभी कभी डिस्प्यूट, जब युद्ध हो जाता है तो भारत क्या करता है, रुको बेटा तुमको मैं अब बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करने लगते हैं, यहाँ पे इस नदियों पे बांध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बांध बनाने से क्या होता है कि पानी का जो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का रोक लेते हैं। क्यों बांध बनाया क्यों जाता है, नदी घाटी परियोजना क्यों की जाती है। परियोजना का मतलब होता है कि हम योजना बनाते हैं नदियों के ऊपर एक मीटिंग, मतलब एक टीम बनाती है, उसके ऊपर योजना बनाती है कि हम उस नदी से क्या क्या फायदा ले सकते हैं। तो फायदा लेने के हम उस पर क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। बांध से बनाने से क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बांध बना दिया पूरा। तो यहाँ पे पानी इधर से आ रही थी, यहाँ पे मैंने बांध बना दिया, पानी को कलेक्ट कर लिया। इधर से पाकिस्तान जो रहा था, इधर से मैं पाकिस्तान में जो पानी जा रहा था उसकी क्वांटिटी कम हो गया, मैंने बांध बना के अपने भारत में ही रख लिया। ये पानी का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे थार मरुस्थल है जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में हम उसका उपयोग कर ले रहे हैं ना मेरे भाई, राजस्थान में हम उसका उपयोग करेंगे। क्यों, वहाँ पे नहर की सिस्टम बना के नहर बना दिया हमने इस तरह से, और पूरा सिंचाई की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं हम लोग, पूरे नहर का यूज इस्तेमाल करने लगेंगे। उसके बाद हम इससे बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। इससे कई सारी झीलों का निर्माण हो जाएगा, झीलों एक दार्शनिक प्लेस बन जाएगी, जिससे एक रोजगार की उत्पत्ति वहाँ पे हो जाएगी। तो ये नदी घाटी परियोजना होती है। तो अब इसी प्रकार सिंधु नदी में बहुत सारी यहाँ पे परियोजना है, यहाँ पे परियोजना, ये सारी परियोजना, तो परियोजना वाली टॉपिक में बता दूंगा। परियोजना नदी घाट परियोजना क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। पूछा जाएगा आपका जैसे कि इडुक्की नदी में पेरियार परियोजना कहाँ, तो केरल में है। कौन सा स्टेट में, कौन सा नदी में, ये पूछा जाता है आपसे, वो पूरा का पूरा याद करने वाला चीज़ है। तो वो मैं आपको नोट्स ही दे दूंगा आपको। ये नदी घाटी परियोजना भी आपको मैं समझा दिया हूँ। अब नदी घाटी परियोजना के ऊपर मैं वीडियो, अगर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, जितने पेड वाले स्टूडेंट हैं। अब जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर 7909004902। अप टू यूपीएससी पीसीएस वगैरह सारा कवर है, ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस तक की चीज़ें आपको यहाँ पे, आपको ज्योग्राफी की चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इससे बाहर आपका सिंधु नदी से कोई सवाल नहीं बनेगा, जितना बनना था ये अब सारा का सारा मैंने करवा दिया मेरे भाई। अब इससे आई डोंट थिंक सो कि सिंधु नदी से कुछ बाहर पूछे, और मैंने पूरा चीज़ बता दिया है कि कई लोगों को परेशानी थी, दिक्कतें थी कि अफसर पेड कर दिए तो उन आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए। कुछ चीज़ें मैं तो रखूँगा ही भाई, जो पेड किए उनके लिए ही। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे चीज़ बताने की है तो मैं बता ही देता हूँ।
ताकि हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये वाला जो एरिया हो गया इधर, सॉरी ये नीचे पूरा अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, नीचे हम आएंगे तो ये याद रखेगा, ये सिंधु नदी कहाँ गिरती है ये भी पूछा जाता है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। तो बाकी सब कुछ मैंने करा दिया है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की पीडीएफ थोड़ी लेट से मिलेगी, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।